वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 12। तो 11 टेस्ट अब तक सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप डेली इन टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ये मॉक टेस्ट आपके सॉल्व हो चुके होंगे। तो जो भी दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है, फ्री में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। एग्जैक्ट जैसे कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ वैसे ही प्रश्नों का संग्रह है। 150 प्रश्न हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा डिज़ाइन की हुई। दोनों भाषाओं में मिलेगी, आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा ये पेपर। और आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर आपकी जो गलतियां हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि आप उनको कोशिश कीजिए कि अगली बार गलत ना हो। जो स्टेटमेंट्स हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जीएस के हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए एक भी टेस्ट मिस ना करें, अच्छे से सॉल्व करें। इसके अलावा अगर आप पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो पेड कोर्स के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो यूपी पीसीएस, आरओ एग्ज़ाम, अदर स्टेट पीसीएस, इन सभी के लिए नए कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्ञान से कूपन कोड है जिसको अप्लाई करेंगे तो अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक और जलोढ़ मैदानों के बीच सीमा को चिन्हित करते हैं? ऑप्शन ए है मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, ऑप्शन बी है मुख्य सीमा थ्रस्ट रेखा, ऑप्शन सी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, या फिर डी है सांगपो सीविंग जोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट बड़े और छोटे हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा होती है। फिर बात करते हैं, ये मुख्य जो सीमा है उसको बाहरी हिमालय और लघु हिमालय से अलग कर देता है। फिर जो हिमालयी ललाट भ्रंश है ये शिवालिक और जलोढ़ मैदानों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। और ये जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है ये शिवालिक और जलोढ़ मैदानों के बीच चिन्हित करने वाला है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिमालयी ललाट भ्रंश। क्या होगा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का उचित मिलान करें। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। इसमें गोरान घाट है, पाल घाट है, भोर घाट और शेनकोट्टा, ये सारे गैप दिए गए हैं। ठीक है, सह्याद्री, अरावली, इलायची पहाड़ी और नीलगिरी, इन्हें बताना है, करेक्टली मैच कर देना है। ठीक है, तो इनके ऑप्शंस देखिए। इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले देखिए इसमें जो गोरान घाट है ये आपको मिलेगा अरावली पहाड़ी पर। ठीक है, पाल घाट आप सभी को पता है नीलगिरी। ठीक है, भोर घाट याद रखिए मिलेगा सह्याद्री में। और शेनकोट्टा कहाँ मिल जाएगा अब आपको? ये हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बुंडला फॉल्स उत्तराखंड में, बी है हुंडरू जलप्रपात झारखंड में, सी है तीरथगढ़ वाटरफॉल छत्तीसगढ़, और डी गोकक जलप्रपात कर्नाटक। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन ए है बुंडला फॉल्स, ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। फोर्थ क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकंड, इस मिट्टी में पोटाश, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। थर्ड, यह मिट्टी कॉफ़ी और काजू उगाने के लिए उपयोगी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आने वाले सौर विकिरण का कितना प्रतिशत पृथ्वी की भूमि और महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 30%, या फिर ऑप्शन डी 39%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47%। बी 47%। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अमरकंटक महाकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड है, नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। थर्ड है, महाकाल श्रेणी एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा वो भी देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में सिहावा से होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। पहला है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में है। बी है, सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी और
अंडमान में स्थित है। सी है अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। इनमें से कौन से कथन गलत है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है इसको डंकन पास द्वारा अलग होता है, डंकन पास से, ना कि 10 डिग्री। तो 10 डिग्री किसको सेपरेट करेगा? निकोबार और अंडमान को। 8th क्वेश्चन है पल्लीकरनई दलदली भूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। 9th क्वेश्चन है सिंधु जल संधि के तहत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी का नियंत्रण मिला? पहला है सतलज, सेकंड है झेलम, थर्ड है रावी, फोर्थ है चिनाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें सतलज और रावी का मिला। 10th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की दाहिने किनारे से सहायक नदी है? ऑप्शन ए है रामगंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है दामोदर। राइट आंसर है डी दामोदर। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शंस हैं तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, महानंदा, काली ये सारी हो जाती हैं। अगर दाहिने तट से बात करूं तो यमुना है, सोन है, पुनपुन है, टोंस, कर्मनासा, क्यूल, दामोदर ये सारी दाहिने तट से आकर मिलती हैं। 11th क्वेश्चन है शून्य रेखा किसके बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा और बांग्लादेश, ऑप्शन बी असम और बांग्लादेश, ऑप्शन सी मणिपुर और म्यांमार और ऑप्शन डी सिक्किम और भूटान। राइट आंसर ऑप्शन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। 12th क्वेश्चन है रात्रिचर बादल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में बनते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य मंडल। तो रात्रिचर जो बादल होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत मीजोस्फीयर में स्थित होते हैं, जहाँ वे पृथ्वी की सतह से 76 से 85 किलोमीटर ऊपर बनते हैं और जिससे वे पृथ्वी के सबसे ऊंचे बादल बन जाते हैं। चलिए 13th क्वेश्चन देखिए समान औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आइसोहाइट, ऑप्शन बी है आइसोबार, ऑप्शन सी है आइसोडोज और ऑप्शन डी है आइसोहेलाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन है आइसोहाइट। ये एक ऐसी रेखा होती है आइसोहाइट समान औसत वार्षिक वर्षा वाले बिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। आइसोबार क्या है? समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदुओं की दर्शाने वाली रेखा होती है। आइसोडोज जिनकी विकर्ण समान होती है उन तीव्रता वाले बिंदुओं की दर्शाने वाली एक रेखा। आइसोहेलाइन एक रेखा होती है जो समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को दर्शाती है। 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों की ओर धीरे धीरे कम होता जाता है। कौन सा कथन इनमें से सही है या कौन से सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी केवल पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 15th क्वेश्चन है देवदार, स्प्रूस और लाश ये प्रजाति के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन और ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ऑप्शन डी शंकुधारी वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शंकुधारी वन। ये जंगलों की 4 मुख्य प्रजातियां इसमें पाई जाती, पाइन, देवदार, स्प्रूस, लाश ये सारे। 16th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन ए किर्गिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी अजरबैजान और ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन इसमें किर्गिस्तान की नहीं लगती किसकी? रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 17th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेन्यूब नदी, काला सागर, ऑप्शन बी वोल्गा नदी अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है, सी तिब्बत ये लाल सागर और डी है राइन नदी उत्तरी सागर। इनमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बत गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी सारे आपको करेक्ट दिए गए हैं। देखिए तिबर ये टाइबर है, माफ़ कीजिए वही मैं तिबर नहीं है टाइबर है। टाइबर नदी इटालियन एपेनाइन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। बाकी सही है। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। ठीक है, और इसके बाद जो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, मॉस्को के उत्तर पश्चिम में वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराएगी? तो कैस्पियन सागर में। फिर आ जाती राइन नदी, स्विस आल्प पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में जल गिराती है। बाकी सारे सही हैं। 18th क्वेश्चन है दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय बाबल मंडेव द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लाल सागर और अदन की खाड़ी, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी और अरब सागर, सी है लाल सागर और हिंद महासागर, डी अदन की खाड़ी और अरब सागर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल सागर और अदन की खाड़ी। ठीक है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। बाबल मंडी अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच एक मार्ग अवरुद्ध बिंदु है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ उनके देश हैं। जनजाति में इग्बो है, गुरेज है, वेंडा है और अक्कन है। इनको उनके देश के अनुसार मैच करना है। देखिए, जो इग्बो है वो नाइजीरिया में मिलेगी सबसे पहले, गुरेज इथियोपिया में मिलेगी, वेंडा आपको मिल जाएगी दक्षिण अफ्रीका में, और अक्कन है घाना की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला ईरान और इराक के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ऑप्शन ए काकेशस पर्वत, ऑप्शन बी जॉग्रोस पर्वत, ऑप्शन सी सिंजर पर्वत और ऑप्शन डी है अलादाक पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाग्रोस पर्वत। ईरान और इराक के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट देना। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी है ग्रैंड चाको, ऑप्शन सी वेल्ड और ऑप्शन डी कटिंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कटिंगा नहीं है। देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलते हैं। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, पंपास हो गया। इसमें प्रेरी भी आता है उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। वेल्ड आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, स्टेपीज यूरेशिया में मिलता है। ग्रैंड चाको याद कर लीजिए, पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना, इनके उत्तरी भाग में मिलता है। जो कटिंगा है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। 23वां प्रश्न, वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है जब आर्द्रता में वृद्धि होती है, पानी की लवणता में कमी होती है, हवा की गति में वृद्धि होती है या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्द्रता में अगर वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी वाष्पीकरण की दर कम होगी। हवा की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। पानी की लवणता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया चक्र कहाँ होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी तिल्ली और ऑप्शन डी है छोटी आंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर में होता है यूरिया चक्र। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कालिदास का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन ए मंदसौर का अभिलेख, ऑप्शन बी है महरौली शिलालेख, ऑप्शन सी ऐहोल शिलालेख और ऑप्शन डी भीतरी शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐहोल शिलालेख। पुलकेशिन द्वितीय के प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख में कालिदास प्रसिद्ध कवि हैं और भारवी के साथ इनका उल्लेख मिलता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पहला है कोटदीजी, सेकंड है चनहुदड़ो, थर्ड है अल्लादीनो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों। अल्लादीनो ये सिंध नदी के तट पर है, चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, कोटदीजी भी और मोहनजोदाड़ो ये सारे सिंधु नदी के तट पर है। 27वां क्वेश्चन है, एरंड का ताम्र पाषाण स्थल किस संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए जोरवे, ऑप्शन बी कैथा, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी आहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा संस्कृति से। तो मालवा संस्कृति की 3 सबसे प्रसिद्ध बस्तियों में नवदा टोली है, एरन है और नागदा है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अस्किनी को मतलब पहले झेलम को अस्किनी नाम से जाना जाता था, पारुष्णी रावी, सी है सतुद्री सतलज, डी है विपाशा व्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये गलत दिया गया। झेलम को पहले वितस्ता नाम से जानते थे और अस्किनी चिनाब को बोलते थे। 29वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समहर्ता का संबंध किससे था। ऑप्शन ए बाट और माप, ऑप्शन बी राजस्व संग्रह, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी है बाजार पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्व संग्रह। बाजार अधीक्षक को बोलते थे समस्ता अध्यक्ष, पुलिसंज बोलते थे जनसंपर्क अधिकारी को और पौतवा अध्यक्ष था बाट और माप का प्रभारी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है और उन्हीं के अनुसार इन्हें मैच करना है। इसमें अंग है, वत्स है, मल्ल है और वज्जी है, इनको आपस में मैच करना है। तो देखिए इसमें अंग चंपा, अंग की चंपा हो जाएगी, वत्स की कौसाम्बी हो जाएगी, ठीक है, मल्ल की कुशीनारा और वज्जी की वैशाली। तो इस तरीके से मैच करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद ने की थी। सेकंड है, तारकेश्वर आंदोलन बंगाल के जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही ना दूसरा, क्योंकि तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत की थी स्वामी विश्वानंद ने 1924 में बंगाल में की थी। तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट।
32nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बक्सर का युद्ध है, वॉन्डीवर्स का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है और सुवाली का युद्ध है। नीचे कोड दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4321, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, वॉन्डीवर्स का हुआ 1760 में, प्लासी का हुआ 1757 में और सुवाली का युद्ध हुआ था 1612 में। इसी के अनुसार अरेंज कर लेंगे। 33rd क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व के विचार को खारिज कर दिया। सेकंड है, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। थर्ड है, जैन धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता था। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला, द फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। सेकंड है, न्यू इंडिया जवाहरलाल नेहरू। सी है, बंगदूत स्वामी विवेकानंद। डी है, वंदे मातरम एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फ्री हिंदुस्तान या आज़ाद हिंदुस्तान तारकनाथ दास का था। इसके अलावा न्यू इंडिया एनी बेसेंट ये गलत है, बंगदूत राजा राम मोहन राय का, वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा। 35th क्वेश्चन है, बरेली में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है जनरल जॉन निकोलसन, ऑप्शन बी है मेजर हडसन, ऑप्शन सी है ह्यूगो रोज और ऑप्शन डी सर कॉलिन कैम्पबेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर कॉलिन कैम्पबेल। इसने 5 मई 1858 को बरेली पर पुनः कब्जा कर लिया था। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की? ऑप्शन ए है मेयो, ऑप्शन बी है रिपन, ऑप्शन सी है जॉन सोर और ऑप्शन डी है हार्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयो के समय पर। मेयो का कार्यकाल क्या था? 1869 टू 1872 था। ठीक है, इसके समय पर भारत की पहली जनगणना हुई, राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई, सड़कों, रेल मार्गों और नहरों का विस्तार भी हुआ और 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा मेयो की हत्या भी कर दी गई थी। 37 क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मैच करें। एक तरफ निरंकारी है, एक तरफ अरबीपुरम है, निष्काम कर्म, नामधारी और इनके आंदोलन से संबंधित जो हैं तो बाबा दयाल दास, बालक सिंह, द्वंद्व केशव कर्वे और श्री नारायण गुरु, इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सी, निरंकारी का बाबा दयाल दास, अरबीपुरम आंदोलन ये याद रखिए श्री नारायण गुरु, निष्काम कर्म द्वंद्व केशव कर्वे, नामधारी बालक सिंह। ठीक है, तो आपस में मैच करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत बापूजी अणे ने की थी। सेकंड है, महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। थर्ड है, जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा करेक्ट है। वन सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। इसे बापूजी अणे द्वारा पुसाद मध्य प्रांत अर्थात वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है इसमें शुरू किया गया था। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अधिनिस्पंदन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेकंड है, इसका उद्देश्य मध्यम और उच्च वर्ग के छोटे वर्ग को शिक्षित करना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत को मैकाले ने 1835 में अपने प्रसिद्ध मैकाले माइन्यूट्स में पेश किया था और इसका उद्देश्य समाज के मध्यम और उच्च वर्ग के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करना था, क्योंकि कंपनी से लक्ष्मी सागर मानती थी। 40वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए है कमला चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी कित्तूर चेन्नम्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी अरुणा असफ अली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी सहगल द्वारा। 41st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? पहला, जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े मैकेंजी थे। थर्ड है, महलवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड। कौन सा कोड सही होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला सही है। जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस ने शुरू की थी 1793 में। रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा 1792 में और जो महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई 1822 में। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नासिक षड्यंत्र केस से जुड़ा था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी सचिन सान्याल और ऑप्शन डी वीडी सावरकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडी सावरकर, जो कि 1909 में हुआ था। देखिए, जैक्सन था नासिक का मुख्य मजिस्ट्रेट। इसकी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने हत्या कर दी थी और मुकदमे के दौरान पता चला कि सावरकर ने भारत में 20 पिस्तौलें भेजी थी, जिनमें से एक का इस्तेमाल
जैक्सन की हत्या में किया गया था। सावरकर पर जैक्सन की हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के बारे में भी जान लीजिए, इससे संबंधित है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? पहला संगम राजवंश, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की। सेकेंड है सालुवन राजवंश, नरसिम्हा ने स्थापना की। सी है तुलुव राजवंश की नरसा नायक और डी है अराविडु राजवंश अच्युत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अराविडु राजवंश की स्थापना 1570 में तिरुमाला राय ने की थी। ठीक है, और बाकी सब सुमेलित हैं। 44th क्वेश्चन है, गुजरात के किस शासक ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की? ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी महमूद बेगारा, ऑप्शन सी बहादुर शाह और ऑप्शन डी मुजफ्फर शाह प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिहाबुद्दीन अहमद, या इसी को अहमद शाह प्रथम बोलते थे। 1411 में इसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। इन्होंने गुजरात की राजधानी को पाटन से अहमदाबाद स्थानांतरित भी किया था। उसने गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था और माणिक चंद और मोती चंद को सरकार में नियुक्त भी किया था। 45th क्वेश्चन है, कांकरिया एक कृत्रिम झील दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन अहमद शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन अहमद शाह। कांकरिया झील अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील है, जिसे 1451 में बनवाया गया था। ठीक है, दिल्ली में। 46th क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किस संत के छंद या कविताएं शामिल हैं? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आदि ग्रंथ का संकलन कराया था गुरु अर्जुन देव ने। इसमें गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव, ये सबके सब शब्द शामिल हैं। इसमें कबीर, रविदास, भगत, बीकन और चिश्ती संत बाबा फरीद के पद बानी कविताएं भी शामिल की गई हैं। 47th क्वेश्चन है, किताबुल रहला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी जिया नक्शबी और ऑप्शन डी हसन निज़ामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बतूता की किताबुल रहला। 48वां प्रश्न है, सैयद वंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है मुबारक शाह, सेकंड है खिज़्र खां, थर्ड है मोहम्मद शाह और फोर्थ है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वो देख लीजिए कैसे, तो सैयद राजवंश ने 1414 से 1551 तक शासन किया था। अब इसमें एक एक करके अगर सारे शासकों को देखें तो खिज़्र खां संस्थापक था सैयद वंश का, और ये खुद को कहता था रैयते आला। 1414 में इसका समय लिख लीजिए। ठीक है, फिर मुबारक शाह आता है, जिसका समय था 1421 से 1434। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, इसका समय था 1434 से 1445। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451। अरेंज करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। 49th क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर किस चोल शासक ने कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी आदित्य प्रथम और ऑप्शन डी है राजाधिराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। 50वां प्रश्न है, इलियास शाही राजवंश ने शासन किया था। ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल में किया था। तो इलियास शाही वंश के जो शासक थे शमशुद्दीन ने बंगाल में इलियास शाही राजवंश नामक एक नए राजवंश की स्थापना की थी। पूरे बंगाल को अपने शासन में लाया और नेपाल और उड़ीसा पर हमला भी किया। शासन कब तक किया? तो 1345 से 1358 ईस्वी तक। इसमें सिकंदर शाह भी था और गयासुद्दीन आजम शाह भी था। 51st क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक बिंदु पर, ऑप्शन बी उच्चतम बिंदु पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है ना तो ए ना तो बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने उच्चतम बिंदु पर। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी लाइसोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो अगर जो जंतु कोशिकाओं की बात करूंगी तो उसमें क्या कोशिका भित्ति, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट ये सारे नहीं होते। 53rd क्वेश्चन देखिए, कथन है और दूसरा उसका कारण है और देख करके सही उत्तर को चुनना है। पहला, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते। इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है।
ये ऐसा होता है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वातावरण और वायु के अभाव के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वहाँ पर बात नहीं सुन सकता, क्योंकि वहाँ पर वातावरण ही नहीं है। ठीक है। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है? ऑप्शन है सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन और ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन। तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गुर्दे की पेरिट्यूबुलर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और ये लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का मुख्य नियामक होता है। सेरोटोनिन क्या होता है? तो सेरोटोनिन होता है शरीर के प्राकृतिक रसायनों में से एक जो मूड को नियंत्रित करता है। ठीक है। मेलाटोनिन क्या है? ये होता है, ये श्रावण होता है मानव में, ये एक हार्मोन है जो मस्तिष्क के अंधेरे में जवाब में पैदा करता है, इसके लिए अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके सर्कैडियन लय के समय नींद में मदद करता है। फिर है रेनिन क्या होता है? रेनिन गुर्दों द्वारा स्रावित होता है और ये बीपी जो होता है रक्तचाप नियंत्रण प्रणाली, इसका एक हिस्सा होता है। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ध्वनि की तारत ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। सेकंड, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के आयाम से निर्धारित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ऑप्शन डी है ना तो पहला ना तो दूसरा, मतलब दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी प्यूस ग्रंथि और ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगी सबसे बड़ी ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड। ठीक है। यह हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के तरल पदार्थों में उपापचय दर और कैल्शियम के स्तर को प्रभावित करता है। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या क्या, एग्रोस्टोलॉजी है, कॉन्चोलॉजी है, फाइकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी है, इनको आपस में मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। जो एग्रोस्टोलॉजी होता है ये घास के अध्ययन से रिलेटेड है। इसके बाद अगला देखेंगे कॉन्चोलॉजी, ये रिलेटेड है मोलस्क के अध्ययन से। फाइकोलॉजी ये रिलेटेड है शैवाल के अध्ययन से। ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये कॉन्कोलॉजी होता है, कॉन्चोलॉजी नहीं होगा, बी। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोज की, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की डाल्टन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन गलत दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, बाकी सारे सही हैं। 59 क्वेश्चन है, जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और मीथेन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा 59 का ए, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जल गैस। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। तो राइबोसोम का आविष्कार किया था जी पेलाडे ने। ये एक तरह से क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, इसीलिए प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं इसको। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सूखे तनों में वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? ऑप्शन ए है ट्रूमैटिन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी है कैलिन्स और ऑप्शन डी फ्लोरिजेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। ठीक है। 62nd क्वेश्चन देख लीजिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत ही ईजी प्रश्न है। ऑप्शन ए B7, ऑप्शन बी B5, ऑप्शन सी B1 और ऑप्शन डी है B6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B1, जिसे थाइमिन बोलते हैं। 63rd क्वेश्चन है, ब्रेकीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में करते हैं? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी किडनी स्टोन में, ऑप्शन डी हृदय रोग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर में किया जाता है, ब्रैकीथेरेपी का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये आंतरिक विकिरण थेरेपी होती है। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ विटामिन है और उनके साइंटिफिक नेम है विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन K1 और विटामिन K2 है, इनको आपस में मैच करना है। इसका देखिए राइट आंसर होगा, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। विटामिन B3 को पैंटोथेनिक एसिड, K1 को फिलोक्विनोन बोलते हैं और K2 को मेनाक्विनोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 65th क्वेश्चन है, मीथेन के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए मार्स गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी LPG। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें मार्स गैस और प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। तो मीथेन मार्स गैस, बायोगैस, गोबर गैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। LPG एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। LPG के प्राथमिक घटक होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन, ये सारे। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्लोरोफिल में मौजूद होती है?
ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जिंक या दस्ता, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? दूरबीन में, शेविंग दर्पण में, पश्चदृश्य दर्पण में या फिर आवर्धक लेंस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरबीन और शेविंग दर्पण में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन दर्पण, स्ट्रीट लैंप, आवर्धक चश्मा, सुरक्षा दर्पण और धूप के चश्मे में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होगा वाहन हेडलाइट में, शेविंग दर्पण में, दंत दर्पण में, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, टॉर्च और सौर कुकर में। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी क्षय रोग और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग, टीबी। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया के कारण। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला है रोबस्टा कॉफ़ी, सेकंड है कंचन आंवला, थर्ड है हरीझा अमरूद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों सही दिए गए हैं, सारी प्रजाति सही है। 17वां प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित टीका हेवेशियोर निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकेगा? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जिसे हेवेशियोर बोला गया है। और ये हेपेटाइटिस ए होता कैसे है? तो ये संक्रामक यकृत रोग है जो दूषित भोजन या पानी से फैलता है। 71 है MPEMBA, ठीक है। इसके प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शन ए सामान्य स्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है, बी इसी तरह की स्थिति में ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है, सी है इसी तरह की स्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, डी है इस तरह की स्थिति में ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान स्थिति में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है। 72 क्वेश्चन है, साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी मिस्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत मिस्र का है ये साइक्लोन। 73 क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी प्रांत ने नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली बार मौत की सजा दी? ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी अल्बामा और ऑप्शन डी कोलोराडो। राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्बामा में। 74 क्वेश्चन है, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युगांडा में। 75 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 13वें संस्करण का हाल ही में यहाँ उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में किया गया, ठीक है। 76 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की नया सवेरा योजना संबंधित है। ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन बी स्वरोजगार से, ऑप्शन सी बाल श्रम की रोकथाम से, ऑप्शन डी है छत के ऊपर सौर पैनल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल श्रम की रोकथाम से, सी। 77 क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 102 और ऑप्शन डी 106। राइट आंसर ऑप्शन बी 93 है। 78 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्रिक्स 10 देशों का संगठन है। सेकंड, ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, हाल ही में संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड और ऑप्शन डी नेफेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिडबी के द्वारा। 80वां प्रश्न है, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा बनाया गया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1989। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1989 में। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ लोक नृत्य हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। लोक नृत्य में चौरसिया है, कजरी है, शोरा है और चरकुला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये आपका प्रश्न हो जाएगा और नीचे दिए गए कोड के अनुसार इनको मैच करिए। इसमें देखिए, जो चौरसिया नृत्य है ये कहाँ का हो जाएगा? तो सबसे पहले इसको ही मैच करते हैं, ये है जौनपुर का, ठीक है। कजरी कहाँ से रिलेटेड है? तो कजरी रट लीजिए, मिर्ज़ापुर। इसके बाद शोरा झांसी और चरकुला ब्रज क्षेत्र का। चरकुला बहुत बार पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 82 क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो नदी है, दूसरी तरफ उनके पास जो बसे हुए शहर हैं वो गोमती के पास जौनपुर, हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद, रामगंगा के तट पर मुरादाबाद और डी है बेतवा के तट पर बांदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यही गलत दिया गया है क्योंकि बांदा जिला जो है वो केन नदी के तट पर है, ना कि बेतवा नदी के। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। बांदा, महोबा, झांसी और मिर्जापुर उपरोक्त में से कौन सा जिला है जो एमपी के साथ अपनी सीमा बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे। देखिए एमपी से कुल 11 जिले हैं यूपी के जो सीमा बनाते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन है। 84th क्वेश्चन में सूची ए को सूची बी से मिलाना। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। झील में कीठम झील है, चित्तौरा है, बरुआ सागर और फुलार झील को इनके लोकेशन के अनुसार मैच करिए। देखिए जो कीठम झील है ये है आगरा में, चित्तौरा है बहराइच में, फिर बरुआ सागर ये है झांसी में और फुलार है या फूलर बोलते हैं इसको, ये है पीलीभीत में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 85th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है? आर्टिकल पहला है 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 359, ऑप्शन सी आर्टिकल 365 और ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 359। इसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालतों में जाने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर सकते हैं। 86th क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हीरालाल सामरिया को, ऑप्शन बी विश्वास मेहता, ऑप्शन सी विनोद कुमार तिवारी और ऑप्शन डी है अरविंद कुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया को। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, केवल 4 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है कि देश में कुल 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक है, इनमें से आपको देखना विधानसभा कहाँ कहाँ हैं, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, इनमें अपनी विधानसभाएं हैं और मंत्रिपरिषद हैं, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 गलत है। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। सेकंड है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। थर्ड है, गंगा डॉल्फिन यूपी का राज्य पशु है। बताइए कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन सही, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो गंगा डॉल्फिन है देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है और उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव भी है, इसलिए तीसरा कथन गलत है, राज्य पशु नहीं है। फिर देखते हैं 89वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी है 100%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 100%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 है। कौन कौन से वो भी याद कर लीजिए। बखीरा है, बखीरा अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, ऊपरी गंगा, सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी विहार। जिन्हें भी नहीं लर्न है वो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो दोबारा ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 91st क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाना। एक तरफ मेला है और उनका स्थान दिया गया। मेला में कजरी है, कैलाश है, ध्रुपद है, कालिंजर है। ठीक है, इनके स्थान से इनको मैच करना है। तो देखिए कजरी लगता है महोबा में, रख लीजिए, हो गया। फिर अगला देख लेते हैं। अब कैलाश लगता है आगरा में, ध्रुपद लगेगा वाराणसी, कालिंजर लगेगा बांदा में। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं, कुल 11 टेस्ट और हो चुके हैं मॉक टेस्ट के। अभी भी समय है आपके पास, पीसीएस एग्जाम से पहले आप इनको जरूर सॉल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनको रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है। 92nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए बलिया शामली, ऑप्शन बी देवरिया शामली, ऑप्शन सी देवरिया बागपत और ऑप्शन डी कुशीनगर और बागपत। राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, इसमें बलिया होगा सबसे पूर्वी, शामली हो जाएगा सबसे पश्चिमी। ठीक है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। 93rd क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध वीटो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है निलंबनकारी वीटो, सेकंड है पॉकेट वीटो और थर्ड है पूर्ण वीटो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी
ये सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को उपलब्ध हैं। निलंबनकारी, जिसे सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में पहले स्थान पर आता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन सी पूर्व राष्ट्रपति और ऑप्शन डी पूर्व प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल। एक बार वरीयता क्रम एक बार याद कर लीजिए मेरे साथ, ऑप्शन बी है इसमें राज्यों के राज्यपाल। इसमें पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है राज्यों के राज्यपाल, फिफ्थ है पूर्व राष्ट्रपति, 5A में उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे, सिक्स नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश में लोकसभा अध्यक्ष को शामिल करना, सेवेंथ केंद्र के कैबिनेट मंत्री अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होंगे, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सारे किस में आ जाएंगे? 7वें स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, संसदीय समितियां संवैधानिक संस्थाएं हैं। सेकंड है, संसदीय समितियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड है, समिति अपनी रिपोर्ट सदन के स्पीकर या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा कथन गलत है। 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विभाग संबंधित स्थायी समिति राज्यसभा के अधीन कार्य करती है? ऑप्शन ए उद्योग संबंधी समिति, ऑप्शन बी रक्षा समिति, ऑप्शन सी ऊर्जा समिति और ऑप्शन डी है वित्त समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्योग संबंधी समिति। 97वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर कर दी गई? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 84 और ऑप्शन डी है 91। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जिसके जरिए से वर्तमान में 1971 की जनगणना का आधार है और लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन करने की। 98वां क्वेश्चन है, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन किया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन बी NN वोहरा, ऑप्शन सी HN कुजरू और ऑप्शन डी KM पणिक्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें NN वोहरा नहीं थे, ठीक है। तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, इसमें न्यायमूर्ति फजल अली को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इस आयोग के दो और सदस्य थे, KM पणिक्कर और HN कुजरू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे 1955 के चौथे संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सेकंड है, प्रारंभ में इस अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जोड़ा गया था 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 101st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए N माधव राव, ऑप्शन बी DP खेतान, ऑप्शन सी KM मुंशी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो सदस्य थे बाकी के 6, उसमें N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव जिन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था और DP खेतान इन्होंने TT कृष्णाचारी का स्थान लिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, ठीक है, याद रखना है। 102nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी में 2 हैं, ठीक है। यूपी में विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 403 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। 103rd क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 239A, ऑप्शन बी आर्टिकल 240 क्लॉज 1, ऑप्शन सी आर्टिकल 143 और ऑप्शन डी आर्टिकल 152। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 240 क्लास 1। 104th क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन बी आर्टिकल 200 में विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। और ऑप्शन डी आर्टिकल 204 में विनियोग विधेयक है। इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें इनकरेक्ट दिया गया वो ऑप्शन बी है, ये आर्टिकल 201 होगा, जिसके तहत जो राज्य का राज्यपाल है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति या तो घोषणा करेगा कि यह विधेयक पर सहमति दे देगा या फिर उस पर सहमति रोक सकता है, तो इस तरीके से इसमें प्रावधान दिए गए हैं। 106 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में महाभारत कालीन लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी है कासगंज, ऑप्शन सी महोबा और ऑप्शन डी है बांदा। राइट आंसर ऑप्शन ए बागपत में। 107 क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में किया गया है। तो यूपी के वृंदावन में प्रथम कन्या दर्शनीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया। गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम परिसर में स्थित है और सैनिक प्रशिक्षण के साथ साथ CBSE पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एस्सेक्विबो क्षेत्र के विवाद में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल थे? ठीक है, ऑप्शन ए गुयाना वेनेजुएला, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी चीन और ताइवान और ऑप्शन डी है आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुयाना और वेनेजुएला के बीच था ये एस्सेक्विबो रीजन वाला जो विवाद है। 109th क्वेश्चन है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल के इडुक्की वाले जिले में। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न, सुबीका चित्रकला किस समुदाय से के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी है? ऑप्शन ए है मेईतेई, ऑप्शन बी है कुकी, ऑप्शन सी थडैव और ऑप्शन डी है नागा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेईतेई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा आपूर्ति में डाकघर संगठनों के पास कुल जमा राशि शामिल है? पहला है M1, M2, M3 और M4 में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें M2 और M4 आएगा। 112th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 15(2), ऑप्शन सी आर्टिकल 15(3), ऑप्शन डी आर्टिकल 15(4). राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 क्लॉज जो 3 है इसमें दिया गया राज्य को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने की शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 15 है, इसके तहत भेदभाव के खिलाफ अधिकार दिया गया है। राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा दिया गया। तो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा की शक्ति किसमें दी गई? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। 113वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन जॉन मिथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन जो सेकंड है इसमें यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। थर्ड है, समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बी है, हाईकोर्ट के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के विपरीत बात की जाए तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। सी है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। डी है, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? पहला है, विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड है, राष्ट्रपति या तो विधेयक पर सहमति दे सकता है या विधेयक को रोक सकता है, लेकिन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है, नॉकनी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण होता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी फ्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड के कारण। ठीक है, फ्लोराइड से हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। घुटनों का बाहर की ओर जो झुकना है वो नॉकनी सिंड्रोम कहलाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य महासागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए SDG 12, ऑप्शन बी SDG 14, ऑप्शन सी SDG 15 और ऑप्शन डी SDG 16। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। SDG 14 में दिया गया है महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के बारे में। 118वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी 2019। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015 में। 119वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए फुमदिस मणिपुर, ऑप्शन बी बुग्याल उत्तराखंड, ऑप्शन सी बन्नी गुजरात और ऑप्शन डी खज्जर हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कच्छ के रण में फैला हुआ है गुजरात में। ये एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। 120वां प्रश्न है, नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव हाल ही में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जालौन में, ऑप्शन बी उन्नाव में, ऑप्शन सी अमरोहा और ऑप्शन डी है रामपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जालौन में किया गया था। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पहला, दूसरा और चौथा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। 122वां प्रश्न है, हरित धारा क्या है? ऑप्शन ए है स्वच्छ और हरित ईंधन, ऑप्शन बी है एंटी मिथेनोजेनिक फ्री पूरक, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ऑप्शन डी जैव उर्वरक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटी मिथेनोजेनिक फ्री पूरक। ठीक है, इसके अलावा जो आपने ग्रीन हाउस वाला क्वेश्चन पढ़ा, इसके और भी विकल्प देख लीजिए कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस में। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और परफ्लोरोकार्बन भी इसमें आता है। 123rd क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले के मूंज उत्पादों की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी सुल्तानपुर, ऑप्शन सी अमेठी और ऑप्शन डी बलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें बलिया में नहीं की गई है, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। ठीक है, बलिया जिला अपने बिंदी टिकली उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। फिर 124th क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मैच करना। एक तरफ दिवस दिए गए हैं जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व जल दिवस। इनको अपने डे के अनुसार मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस सभी को याद होगा 5 जून को, जो कि कई ऑप्शंस में दिया गया है, और विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 125th क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला कौन सा समुद्र तट है? ऑप्शन ए कदमत, ऑप्शन बी चंद्रभागा, ऑप्शन सी घोघला और ऑप्शन डी है कप्पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रभागा समुद्र तट। ठीक है, तो एक गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, FFE, उन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान करता है जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हैं। तो 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट अभी तक हो चुके हैं। कौन कौन सा? इसमें चंद्रभागा समुद्र तट है उड़ीसा का, इसे गोल्डन भी बोलते हैं। शिवराजपुर समुद्र तट है जो कि गुजरात का है। कप्पड़ है केरल का। घोघला है द्वीप का। राधानगर अंडमान निकोबार का। कासरकोड है कर्नाटक का। पदुबिद्री भी है कर्नाटक का। ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश। कोवलम है तमिलनाडु। ईडन बीच है पुदुचेरी। मिनिकॉय थुंडी बीच है लक्षद्वीप का। और कदमत समुद्र तट है लक्षद्वीप का। तो ये सारे हो गए। चलिए अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 12, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन जो डी है वो भाग 21 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग इसमें से जो 12 दिया गया है। इसमें आर्टिकल 268 से लेकर के 293 इनके बीच केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान है। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है? पहला दूरसंचार, दूसरा सीमेंट, तीसरा बुनियादी ढांचा, चौथा बिजली और फिफ्थ कोयला। इसमें से चुनेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सीमेंट आएगा, बिजली और कोयला। ठीक है, 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सेकंड है G20 का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला कथन सही है। ठीक है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि आप सबसे पहले जान लीजिए जो G20 का मुख्यालय है, इसका कोई मुख्यालय नहीं, इसका स्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला इसमें सही दिया गया है कि भारत जो है G20 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
129 क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देख लीजिए कर्नाटक होगा 24%, महाराष्ट्र का कितना 29%। तो 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, और सेकंड है गुजरात को 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 राज्य का दर्जा दिया गया है। थर्ड है यूपी राज्य 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में 7वें स्थान पर है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत दिया गया है। क्यों गलत है? क्योंकि तमिलनाडु को 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद कौन आएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर गुजरात आएगा। 131 क्वेश्चन है, नो योर आर्मी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। ठीक है, 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को, और सेकंड है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, इन दोनों को इसी डेट में लॉन्च किया गया था और सही डेट दी गई। 133वां प्रश्न है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है? ऑप्शन ए 2047, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2050 और ऑप्शन डी 2070। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2070 तक। ठीक है, अगला प्रश्न 134वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? UNEP का मुख्यालय केन्या में, नाटो का ब्रुसेल्स में, WWF का जिनेवा में और विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका है रोम में। बताना है कौन सा एक सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WWF का जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए जिनेवा गलत है। 135 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी श्रावस्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें ललितपुर नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल, बहराइच है, बलरामपुर है, इसके अलावा चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र है। 136 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए किस निजी कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डेलाइट सलाहकार, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी गूगल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेलाइट कंसल्टेंट को। उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और किसके साथ किया? डेलाइट कंसल्टेंट के साथ। 137 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। सेकंड है दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट हैं। 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। 139 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रकाश के हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। सेकंड है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक है, और क्योंकि लाल रंग को क्लोरोफिल में अवशोषण जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लाल रंग होना चाहिए था। 140वां प्रश्न है, मधिका भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए चकलिया समुदाय में, ऑप्शन बी शोलागा समुदाय में, ऑप्शन सी है कट्टू नायकन जनजाति और ऑप्शन डी कोरगा जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चकलिया समुदाय में। तो चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की कोई लिपि नहीं है, यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का ही मिश्रण होता है। 141 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सेकेंड है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही ना तो दूसरा कथन, क्योंकि
जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 142 क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए असमानता और आर्थिक विकास, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ऑप्शन सी मजदूरी और बेरोजगारी, और ऑप्शन डी गरीबी और मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। 143वां प्रश्न है, कौन सा देश साहेल राज्यों के गठबंधन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी बुर्किना फासो और ऑप्शन डी अल्जीरिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। साहेल राज्यों का गठबंधन 16 सितंबर 2023 को माली, नाइजर, बुर्किना फासो इनके बीच बनाया गया रक्षा समझौता है। 144 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही गीता मित्तल समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मणिपुर दंगे, ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वाहन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मणिपुर दंगों से। 145 क्वेश्चन है, 2023 में फीफा महिला विश्व कप किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन ने जीता। 146 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बंदी प्रजनन, ऑप्शन 2 है इसमें जो सेकंड है चिड़ियाघर है, थर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, फोर्थ पवित्र वन है और फिफ्थ है बीज बैंक। इनमें से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सीटू में आएंगे राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र वन, बाकी सारे एक्स सीटू में आते हैं। 147 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार विदेशियों और भारत के नागरिक दोनों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। ये किसको प्राप्त है? विदेशियों को भी, भारतीय नागरिकों को भी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 148 है, राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में क्या सत्य है? पहला है पशुधन चराना प्रतिबंधित है, सेकंड है राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं सुस्पष्ट हैं, थर्ड है लकड़ी की कटाई, लघु वन उत्पादों का संग्रह और निजी स्वामित्व अधिकार जैसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत दिया गया है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए आरक्षित है, जहाँ लकड़ी की कटाई, छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करने और निजी स्वामित्व अधिकारों में किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा जो 147 क्वेश्चन था, इसमें एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए कि भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार विदेशियों को जो नहीं है उसमें आता है 15, 16, 19, 29 और 30। इनको छोड़ करके कोई भी आ जाएंगे, वो सारे दोनों को प्राप्त होते हैं। 149 क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला आवास, सेकंड है शिक्षा, थर्ड है निर्यात ऋण, फोर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा। नीचे दिए गए उपयुक्त कौन से कथन सही हैं, इनमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें चारों शामिल हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी की चटनी को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आप क्या चूज करेंगे? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा को मिला है जीआई टैग। तो ये वहाँ का पारंपरिक व्यंजन है लाल चींटी की चटनी। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोग हैं जिनका ये पारंपरिक व्यंजन होता है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस सेट के। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें ज्ञानसो कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ कल फिर से नए वीडियो में। नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुल जो हो चुके हैं 11 सेट हो चुके हैं, उनको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। आप उनको भी देख करके अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।